हम लोग बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और सेल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग स्पेसिफिकली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। हम लोग जिस टॉपिक के बारे में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में चल रहा था। हम अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स की पढ़ाई कर रहे थे। तो टिल नाउ अभी तक ज़रा मुझे ये बताओ तुम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हो। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो तुमने पढ़ा दैट वाज आप लोगों का क्या था, सेल मेम्ब्रेन। नो, सेल मेम्ब्रेन को आप सेल ऑर्गेनल में काउंट नहीं करोगे। सबसे पहला जो हमने पढ़ा दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात अलग है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फर्दर 2 पार्ट्स किए हमने, बट ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी में जो चीज़ हमने पढ़ी दैट वाज गोल्गी बॉडी, या फिर जिसको आप ये भी कह सकते हो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर सी और क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ाई कर ली कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में डी वाले पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज लाइसोसोम्स। हमने इस सेल ऑर्गेनल की भी पढ़ाई कर ली है। तो टोटल अभी तक आप 4 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हो। आज की क्लास में हम लोग 5वां यानी कि 5th सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अभी अगर तुम जिंदा भी हो ना, वैसे तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार के सेल, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, अलग अलग प्रकार के सिस्टम, इन सभी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर निर्भर है और किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर निर्भर नहीं है, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे, इन दैट केस हमारी तब भी डेथ हो सकती है। अगर तुम्हारी बॉडी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, नर्वस सिस्टम काम ना करे, तो भी हमारी बॉडी मर सकती है या हम मर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अमंग ऑल ऑफ देम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही काम का है और बाकी लोग तो फालतू है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ इतने सारे में से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये बाकियों को काम करवाता है, बाकियों से काम करवाता है। क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा। अगर मैं अभी बोल रही हूँ, मैं ये पर्टिकुलर क्लास ले रही हूँ, तुम अभी ये पर्टिकुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम कॉपी में नोट्स बना रहे हो, तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज आपके पास एनर्जी है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही ना हो तो बिना एनर्जी के क्या आप कोई काम कर पाओगे। जैसे अभी होने में आ रहा है 7:30, अब मुझे लग रही है भूख, है ना, रात होने में आ रही है, खाना खाना है। मैं क्लासेस 9 बजे तक लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मैं खाना खाने चली जाऊँगी। अगर मान के चलो किसी भी तरीके से मैं खाना आज खाती ही नहीं हूँ, आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, तो डे बाय डे मेरी हालत क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी, है ना। मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो ऐसे केस में मेरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग उसकी होती रहे, काम चलता रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी ज़रूरी होती है, ठीक है। हमको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से। अब कई लोगों को लगता है कि हम मैडम खाना खाते हैं, खाना खाने से एनर्जी आ जाती है। नो डाउट, इसमें आप कुछ गलत नहीं कह रहे कि खाना खाने से एनर्जी आती है, बट आपने बड़ा सा मुंह खोला, उस बड़े से मुंह के अंदर आपने खाने का टुकड़ा डाला, फूड पाइप के थ्रू वो खाना आपके पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या मैडम एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
आप जब 10th क्लास में जाओगे ना, चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे एक है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस के आपको वहाँ पे मीनिंग है। तो जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा अरे यार कि अगर मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद अगर वो खाना मेरे पेट में चला जाता है, मेरे इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इंटेस्टाइन से मुझको एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, होता कैसा है कि मान के चलिए ये इंटेस्टाइन है, मान के चलिए ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर ये ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। कौन है बताओ? ये फूड पार्टिकल्स हैं। क्या इन फूड पार्टिकल्स से आपको एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, आपको इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इंटेस्टाइन क्या करता है, इन फूड पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में बाहर, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, ब्लड, ये मान लो लाल 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 जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लाल 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 ब्लड है। इस ब्लड में वो फूड पार्टिकल्स को भेज देता है कि जाओ फूड पार्टिकल्स, मैं यहाँ पर रखकर तो तुमको एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, तुम लोग वहाँ पे ब्लड में चले जाओ। अच्छा मैडम, इसको ब्लड में कैसे भेजते हैं? वो आपके 9th क्लास का भी सिलेबस नहीं है, जब आप 10th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। क्योंकि मुझको आज माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ाना है और माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक काफ़ी हद तक इस प्रोसेस से इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मुझे नीड नहीं थी इसकी, है ना। तो ये ब्लड के अंदर ये फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, बराबर। अब ब्लड तो देखो भाई, ब्लड है, पानी के जैसा है, बहता रहता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, फ्लो करता है, राइट। तो मान के चलो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो करते 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 ब्लड अलग 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 ऑर्गन्स के पास जाएगा, उन ऑर्गन्स के सेल के पास जाएगा। तो मान लो ये एक सेल है, ऐसे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, ये मान के चलिए कि ये एक सेल है। मैंने बहुत बड़ा बना दिया है सेल, यूजुअली सेल इतना बड़ा होता नहीं है, बट मैंने बनाया है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। आप अपना फोकस सारे सेल ऑर्गेनल से बाहर कर दीजिए, अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब ब्लड क्या करता है, जैसे ही उस सेल के पास जाता है तो ब्लड उस सेल की वॉल को या फिर उस सेल की मेम्ब्रेन को, नॉट वॉल, वॉल तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एनिमल की बॉडी में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो प्लांट्स के इसमें होती है। तो जब वो ब्लड उस सेल मेम्ब्रेन को टच करते हुए फ्लो करता है, तो क्या वो ब्लड सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है? क्या नहीं, वो ब्लड सेल मेम्ब्रेन की वॉल को टच करके चला जाता है, बट अंदर नहीं जाता। तो ऐसे केस में लेकिन उस ब्लड में जो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से मिले थे, ये फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर चले जाते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड पार्टिकल्स ब्लड को देता था, ब्लड उस फूड पार्टिकल को अपने पास नहीं रखता, वो उसको दे देता है सेल को कि लो रखो सेल। ब्लड जितनी भी तुम्हारी बॉडी पार्ट्स के पास से फ्लो होते हुए जाएगा, सबको फूड पार्टिकल्स बांटता जाएगा, रखो 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 रखो, सबको देता जाएगा, थोड़ा 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 सबको देता जाएगा। अब ऐसे में तुम्हारे पेट से निकलकर अब वो फूड पार्टिकल्स, ठीक है, सिंपलर फूड पार्टिकल्स कहाँ पर आ गए? सेल के पास आ गए। अब देखो सेल के अंदर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मैंने बाकी सेल ऑर्गेनल ड्रॉ नहीं किए क्योंकि आज की मेरी क्लास माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, तो मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की ही बातचीत यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, बराबर। तो ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, कभी भी चाहे खाना ब्लड में हो, चाहे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, चाहे खाना सेल के अंदर हो, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती। तो मैडम फिर एनर्जी मिलेगी कैसे? हम लोगों को काम करने के लिए तो एनर्जी होना ना, तो आपको एनर्जी मिलेगी कैसे? तो एक्चुअली सेल के अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स आए हैं, ये जो फूड पार्टिकल्स आए हैं, सेल क्या करता है?
सेल क्या करता है, इनके साथ इन सारे फूड पार्टिकल्स की कुछ रिएक्शंस करवाता है। ये रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये आपके 10th क्लास का सिलेबस है, ठीक है, इसलिए मैं अभी उतने डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो इन फूड पार्टिकल्स की और ऑक्सीजन की वो रिएक्शन करवाता है। मैडम सेल के पास ऑक्सीजन होता है क्या? बिल्कुल होता है। जिस तरीके से ब्लड के अंदर से फूड पार्टिकल निकल के सेल के अंदर आ गए, सिमिलरली ऑक्सीजन भी सेल के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, और जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद कुछ तो प्रोडक्ट बनता है, कुछ तो प्रोडक्ट बनता है और सर्टेन एनर्जी बनती है। अब तुम समझे एनर्जी कैसे बनती है? जब फूड पार्टिकल उस O2 के साथ रिएक्ट करता है तब एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी से तुम खेलना, कूदना, खाना, टीवी देखना, गेम खेलना, बकबक करना, दिमाग चलाना, पढ़ाई करना, है ना, सोना, ये नहाना, ये सारा काम तुम उसी एनर्जी से करते हो। जब फूड पार्टिकल और O2 के बीच में रिएक्शन होती है सेल के अंदर तब, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर तब। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट मैडम इसका क्या करें हम? तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो एनर्जी बनती है ना, ये एनर्जी बहुत ही लेस बनती है, इतनी कम बनती है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ के काम इससे ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। बट क्या है, बन गई तो बन गई, हमने ले ली। लेकिन अभी उस प्रोसेस के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बना, अब कई लोगों का डाउट आ रहा होगा मैडम कौन सा प्रोडक्ट बना। प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट, इट विल बी in your 10th standard syllabus. Right now I'm just explaining you because we are studying the cell organelle known as mitochondria, therefore otherwise I wouldn't have. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बना, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है चल प्रोडक्ट तू मेरे साथ अंदर चल, इस प्रोडक्ट को ले जाता है अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, और हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो यानी कि तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैडम माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हम लोगों के द्वारा खाया हुआ किसी भी प्रकार का फूड पार्टिकल कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। बिल्कुल है ना, जहाँ पे हमारे द्वारा खाया हुआ कोई सा भी फूड पार्टिकल कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में, है ना, लगा ना। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है एक और नाम से, और उसका एक और नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल की वो जगह जहाँ पे बहुत सारी अमाउंट की बोलो क्या बनती है? एनर्जी बनती है। इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? इफ समबडी वुड आस्क यू कि मैडम इसे पावर हाउस क्यों कह रहे हैं आप बताइए, या तुमको किसी ने पूछ लिया तो उसका रीजन देना। बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर। जो भी आप खाना खाते हैं, आपको उस खाना खाने से, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रखने से, ब्लड में खाना रखने से आपको एनर्जी नहीं मिलती। जब वो फूड सेल के अंदर जाता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो थोड़ी सी एनर्जी से हमारा कुछ नहीं होगा। फिर जब वही सेम खाना, वो प्रोडक्ट आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तब वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जगह। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो देयरफॉर क्या होता है? इसे पावर हाउस कहा जाता है। किसका? सेल का। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस। कि जो भी एनर्जी आ रही है वो सब कुछ कहाँ से आ रही है? इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, तुम्हारी बॉडी के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, तुम्हारी बॉडी में जितने भी अलग ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? जब तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाएगा एनर्जी ना मिलेगी।
गोल्गी अपैरेटस के काम बंद हो जाएंगे, लाइजोम्स के काम बंद हो जाएंगे, सबके काम ठप पड़ जाएंगे। सोचो तुम्हारे घर में टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, एसी है, कूलर है, वाटर हीटर है, आरओ है, सब चलते हैं मजे से, बट चलते कैसे हैं? बिजली से। अगर बिजली ना हुई तो इसका मतलब सब ठप पड़ जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। तो वैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर सब चलता है, लेकिन उनको चलाता कौन है? उनको चलाती है एनर्जी। एनर्जी आती कहाँ से है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब जैसे अगर तुम किसी को पूछोगे अच्छा तेरे घर में बिजली कहाँ से आती है, तो नागपुर वाले बोलेंगे कोराडी पावर प्लांट से बिजली आती है ना। नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ से बिजली आती है, राइट। वहाँ से हम लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है। हो सकता है तुम में से कोई एक ऐसा हो जो बोलता हो कि नहीं मैडम मैंने तो मेरे घर में विंडमिल लगा के रखी है, मैं तो विंडमिल से एनर्जी ऑब्टेन करता हूँ, तो खैर वो एक अलग बात है, बट आप बताते हो ना कि यहाँ से एनर्जी आती है। तो सिमिलरली एनर्जी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को या अलग अलग सेल ऑर्गेनल को मिलती तो है, बट मिलती कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है भाई। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस। इज इट क्लियर? ठीक है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा एक और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी जैसे मैंने क्या कहा, हम लोग अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको एनर्जी जो है वो कहाँ से मिली, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझको वो पर्टिकुलर एनर्जी हमारे नागपुर के कोराडी पावर प्लांट से मिली। मैंने क्या कहा, दूसरा इंसान क्या जवाब देगा कि मुझको एनर्जी विंड मिल से मिली। कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ तो सोलर पावर प्लांट्स लगे, मैंने एनर्जी सोलर पैनल से ऑब्टेन की। तो सबके जवाब अलग अलग माइट भी हो सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप जैसे अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, जैसे अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, मान के चलते हैं, तो यहाँ की जो करेंसी है, जैसे अगर आप वहाँ जाके कोई भी सामान खरीदोगे, दुकान वाले को कोई भी पैसा दोगे, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? रुपए दो, रुपए 2000 रुपये, 500 रुपये। तो इंडिया में और पाकिस्तान में रुपए चलते हैं, बट ऑब्वियस है कि सेम नोट नहीं चलेगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, बट रुपए चलते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो डॉलर चलते हैं। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको आप लेकर पूरे दुनिया में कहीं भी घूमिए, हर जगह एक्सचेंज हो जाएगी और हर जगह बेटर रेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे 500 रुपये, मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पर एयरपोर्ट पे बहुत भूख लगी थी। एक्चुअली भूख इसलिए लगी थी क्योंकि बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो फ्लाइट है वो रात के 2:30 बजे की है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा था किसी रीजंस की वजह से। बट सडनली फ्लाइट के 2 घंटा पहले मेरे पर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि आपकी फ़्लाइट नेक्स्ट 2 आवर्स में है ना, और आपको अभी चेक इन करना है। तो मेरा जो प्लान था कि अच्छे से जाएंगे रेस्टोरेंट में वगैरह, खाना वगैरह खाऊंगी, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ूंगी, तो मैं खाना भी नहीं खा पाई, और उसके पहले 2-3 दिन भी मैं ठीक से खाना नहीं खा पाई थी सर्टेन रीजंस की वजह से। अब मैं वैसे ही बैठ गई भूखे पेट फ्लाइट में। अच्छा, जिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली थी, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से, वहाँ पे रात के 11 बजे या 12 बज रहे थे उस वक्त। खैर उस वक्त सब कुछ काउंटर्स क्लोज हो गए थे, आई डोंट नो व्हाई, बट क्लोज हो गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। अब फ्लाइट के अंदर जब हम घुसे, प्लेन में घुसे, ऐसा नहीं कि खाना नहीं आया, ऑब्वियसली आया, ऑर्डर करके रखा था हमने, बट जो खाना आया, बाप रे का, पहली बात तो इंडियन फूड नहीं आया, वो एकदम गजबी फूड आया, ऐसा फूड कि जिसको मैं खा भी नहीं पाई। मैंने टोटल 6 फ्लाइट्स ली थी, 6 फ्लाइट्स में मेरा खाना वैसी का वैसी ही गया, मेरे पैसे बर्बाद गए, खाना खाने लायक नहीं था, वो इंडियन फूड नहीं था, तो ऑब्वियस है कि वो मैं नहीं खा पा रही थी। मुझे पता था कि बुक करते वक्त कि वो इंडियन फूड नहीं है, बट मैंने फिर भी सोचा कि वेजिटेबल सैलेड के नाम पे कुछ तो होगा, तो ऐसी चीज़ थी कि जिसे मैं खा नहीं पा रही थी। खैर वो वापस गया। मेरा जो ले ओवर था वो मलेशियन एयरपोर्ट पे था, ठीक है। मलेशियन एयरपोर्ट पे हम लोगों को 4 से 6 घंटा वहाँ पे रुकना था, फिर वहाँ से हमको एक दूसरी फ्लाइट लेनी थी किसी और जगह जाने के लिए। खैर तो वहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, पहले तो मुझे ढूंढना पड़ा कि वेज खाना कहाँ मिलता है पूरे एयरपोर्ट में। तो एक ही जगह थी जहाँ पे इंडियन वेज खाना मिल रहा था। ऑब्वियस है कि मेरे पास उस वक्त डॉलर्स थे,
बट वो जो डॉलर्स मेरे पास थे उसको मैं खर्च नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा एक एस्टिमेटेड था ना कि मेरे को अच्छा यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, यहाँ पे इतना पैसा लगेगा। क्योंकि इंडिया से मैं करेंसी एक्सचेंज करा के गई थी तो मुझे कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं भरना पड़ा, मुझे ना कुछ दिक्कत कुछ नहीं हुई। बाहर की कंट्री में मैं कहाँ डॉलर एक्सचेंज कराऊंगी, कुछ टैक्स लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। हाँ, मेरे पास इंडियन करेंसी थी, 500 के नोट थे मेरे पास बहुत सारे। तो मैंने एयरपोर्ट में जो करेंसी एक्सचेंज वाला था, ठीक है, मलेशिया में, उस एयरपोर्ट पे मैंने उनको 500 रुपये दिए। ऑब्वियसली की कैलकुलेशंस मैंने खुद की कि 500 रुपये के बदले मुझे कितनी मलेशियन करेंसी मिलेगी। तो ऐसे में ठीक है, मेरे को जब वो 500 रुपये का, सोचो अपने इंडिया में 500 रुपये की कितनी बड़ी औकात है ना, इंडिया में 500 रुपये की कितनी बड़ी औकात है। लेकिन वहाँ पर जब मैंने 500 रुपये का नोट उनको दिया मलेशियन करेंसी, क्योंकि वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स थे वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनका सिंपल था कि नहीं मैडम आप इसको 500 रुपये का करवाइए। मुझे 28 रिंगेट्स मिले। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, मलेशिया में वर्ड चलता है रिंगेट बोलते हैं। मुझे 28 या 30 रिंगेट्स कुछ मिले थे, और वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में मुझे 28 से 30 रिंगेट्स में मात्र एक कॉफ़ी मिली थी और एक वेज सैंडविच मिला था 500 रुपये में। ये मुझे सिर्फ इतना सा खाना मिला था। और उसके बाद सोचो ये कितना घाटे का सौदा हो रहा था, 500 रुपये में सिर्फ 28 रिंगेट्स। डॉलर्स वो लोग एयरपोर्ट पे एक्सचेंज ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि सब लोग डॉलर्स ले लेंगे, तो उनका फ़ायदा करवाने के लिए बेसिकली वो लोग रिंगेट्स ही ले रहे थे। क्या आप रिंगेट्स, इंडियन करेंसी रिंगेट्स, बात खत्म। तो मैंने फालतू के 500 रुपये का और चेंज कराना या डॉलर चेंज कराना, करेंसी चेंज कराना ठीक नहीं समझा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट किसी एक एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ से बाहर निकले, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी करेंसी एक्सचेंज की, क्योंकि यूजुअली जो टूरिस्ट प्लेसेस रहती है जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे करेंसी एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, है ना। नागपुर में कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो आपको स्पेशली बैंक में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर 2 दिन बाद आपको करेंसी एक्सचेंज करके मिलती है, वो भी दोपहर के 1 बजे से लेकर इतने बजे तक के इंटरवल में। बहुत कठिन। वहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे अपने इंडिया में कैसा है, हर दुकान में आपको कुरकुरे का पैकेट मिल जाएगा, वहाँ हर दुकान में आपको करेंसी एक्सचेंज करके मिल जाएगी। इंडियन रुपीज़ दो, करेंसी लो, बात ऐसी होती है, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ को सीधी बात है, आपको कहीं भी आप ट्रैवल करिए आपको कभी एक्सचेंज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत ही कम है बहुत सारी कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा भी है। तो फिर वहाँ हम गए, वहाँ पे मैंने अपना डॉलर का नोट दिया, और डॉलर के नोट के बाद मैंने फिर उनसे इंडोनेशियन करेंसी ली। सोचो इंडोनेशियन करेंसी, उसका मुझे अच्छा खासा पैसा मिला। अगर मैं फिर से 500 का नोट देती तो मुझे नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें बताऊं, इंडोनेशिया में जैसे अपने भारत में 1000 रुपये 2000 रुपये का एक नोट होता है, इंडोनेशिया में पता है 1000 रुपये 2000 रुपये की क्या औकात है, 1 रुपये 2 रुपये के बराबर की औकात है। वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, या ऐसे बात करते हैं वो लोग, 20,000 लाख 30,000 लाख, वो लोग बेसिकली ऐसे बात करते हैं। थोड़ा यूट्यूब देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको अलग अलग कंट्रीज़ के, जब आप लोकल में कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं आपको उनके देश की करेंसी चाहिए। मलेशिया वालों को रिंगेट्स चाहिए, अमेरिका वालों को डॉलर्स चाहिए, इंडिया वालों को रुपया चाहिए, इंडोनेशिया वालों का भी रुपया ही होता है, बट उनका जो बात करने का टर्म्स है वो हजारों और लाखों और करोड़ों में होता है। हम लोग कैसे बात करते हैं 200 100 50, वहाँ नहीं चलता। वहाँ पे तो 50 रुपये का मतलब शायद 10 पैसा होता होगा हार्डली। तो इस तरीके से हर कंट्री का करेंसी का एक अलग टर्म होता है। बात रहते सभी पैसा ही है, देखो पैसा पैसा होता है भाई, कहीं कम मिलेगा कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नाम सबके अलग अलग होते हैं, है ना। आई थिंक चाइना का शायद येन होता है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद जहाँ पे मुझे याद आ रहा है येन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग मिलता है। तो वैसे ही हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर ये जो एनर्जी बनती है, ये एनर्जी जिस फॉर्म में बनती है उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग कहते हैं, उस करेंसी को हम लोग कहते हैं एटीपी। उस करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक अलग करेंसी, मेरी बॉडी के अंदर एक अलग करेंसी,
ऑस्ट्रेलिया वाले एक इंसान की बॉडी के अंदर एक अलग करेंसी, ऐसा नहीं। हम सब की बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी बनने वाली करेंसी, उसको, उस करेंसी को हमने नाम दिया है एटीपी। जैसे तुम भारत में गुजरात में रहो, कि भारत में महाराष्ट्र में रहो, कि भारत में जम्मू कश्मीर में रहो, कि तमिलनाडु में रहो, ठीक है, आप कहीं भी रहो, आपका जो पैसा चलेगा वो रुपया ही होगा ना। फिर अब कहीं भी रहो रुपया ही होगा ना। किसी दुकानदार को जाकर बोलोगे लो भैया रिंगेट्स लो, भगा नहीं देगा, ये रिंगेट्स नहीं चलता, गांधी जी वाले फोटो वाला नोट लेकर आओ। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस करेंसी को नाम दिया जाता है एटीपी। ठीक है, क्या है बोलो? एटीपी। ठीक है, इस एटीपी का फुल फॉर्म पेपर वगैरह में पूछा जा सकता है। एटीपी का एक अच्छा खासा फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको अभी 9th क्लास के या 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ये आपको है 11th एंड 12th में अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो। फिलहाल के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए कि एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की होती है वो कौन होती है? एटीपी। एंड एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको ट्राई क्यों कहते हैं, इसको फॉस्फेट क्यों कहते हैं, ये सारा डिस्कशन आपको मिलेगा कब? आपके 11वीं 12वीं में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो। सीबीएसई में 9th 10th में ये डिस्कशन नहीं है। जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनको ये डिस्कशन है एटीपी का फॉर्मूला, एटीपी का स्ट्रक्चर, ट्राई क्यों कहते हैं, एडिनो क्यों कहते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए भैया नहीं है तो नहीं है, खत्म बात है ना। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी। तो क्या तुम्हें बात समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है भैया, करेंसी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई क्या करती है? करेंसी नोट छापती है। एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है, आई डोंट नो कि तुम लोग छोटे हो ये सब देखते हो कि नहीं देखते हो, खैर उसकी उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सीरीज का बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज। मैंने तो खैर नहीं देखी है, स्टार्टिंग के 3 या 4 एपिसोड्स ही देखे हैं। मैं किसी भी सीरीज को खत्म नहीं कर पाती, मतलब मैं 3-4 घंटा बैठ नहीं पाती हूँ। कभी 10 मिनट देख लिया, कभी 15 मिनट देख लिया, मन किया तो देखा, नहीं किया तो नहीं देखा। एक मनी हाइस्ट करके एक सीरीज है, तो सीरीज में देखो इंट्रो उसका कैसा है, आई डोंट नो किस देश की वो सीरीज है। जैसे अपने इंडिया में पैसा छापती है आरबीआई, वैसी ऑब्वियस है कि हर कंट्री में नोट कहीं ना कहीं तो छपते ही होंगे, है ना। तो वैसे ही जिस पर्टिकुलर प्रिंटिंग जगह पर नोट छपते थे, उस छपने वाली जगह पे उन्होंने मार दिया था डाका। सोचो, बैंकों में नहीं मारा था, उन्होंने नोट छापने वाली जगह पे डाका मार लिया था। और बेसिकली वो नोट छापते जा रहे थे और उसको वैलिडेट करके लूटते जा रहे थे। बैंक में मारते तो कितना मिलता? 2 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़, ऐसा कुछ मिलता। उन्होंने उस जगह पे छापा मारा जहां पे बेसिकली नोट प्रोड्यूस होते हैं, और वो खुद ही नोट प्रोड्यूस कर रहे थे। वहां के लोगों को किडनैप करके वो खुद ही नोट प्रोड्यूस कर रहे थे। बताओ कि कैसे करना है, क्या सीरियल नंबर है, इसको वैलिडेट कैसे करना है, वगैरह वगैरह, खुद। तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जगह है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो तुम्हारी बॉडी के जो वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन पकड़ के लिखना, दिमाग से सोचना, ये सारा काम नहीं कर पाओगे। कानों की जो हमारे कान होते हैं, जैसे क्या होता है जब एक इंसान बहुत भूखा है, उसके पेट में खाना नहीं गया है, उसके पेट में खाना नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो उसकी सोचने, सुनने, समझने की जो क्षमता होती है वो सब कम हो जाती है, उसके वो नहीं कर पाता अच्छे से, उसकी बॉडी काम नहीं कर पाती है। इसीलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पे इतना जोर देकर बताया कि आखिर भाई माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है ना। चलो एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मैं फंक्शन बता रही थी माइटोकॉन्ड्रिया का तुमको। मैंने आज सबसे पहले मेरी क्लास की शुरुआत फंक्शन से की है। हमेशा मैं मेरी क्लास की शुरुआत कैसे करती थी? लोकेशन से, अपीयरेंस से। आज मैंने शुरुआत की है फंक्शन से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन नंबर 2 देखो कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि तुम लोगों ने अभी तक 4 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हो, गोल्गी अपैरेटस पढ़ चुके हो, राइबोसोम्स पढ़ चुके हो, लाइसोसोम्स पढ़ चुके हो। तो एक बात अपने दिमाग में रखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, ठीक है, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, अपने खुद के राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स किसके पास थे, याद करो इससे पहले, ये राइबोसोम्स थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास थे ना राइबोसोम्स, यस। तो वही सेम राइबोसोम आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होते हैं, ठीक है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होते हैं। और दुनिया में जिसके पास राइबोसोम होगा वो इंसान प्रोटीन बना सकता है। राइबोसोम होने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइबोसोम को प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहा जाता है, पता है ना बात। तो अगर उसके पास अपना खुद का राइबोसोम है तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है खुद से। वो प्रोटीन्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि दे भाई प्रोटीन दे दे, थोड़ा सा डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स उसके पास होते हैं। इसीलिए 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 माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है सेमी ऑटोनॉमस। अगर एमसीक्यू क्रिएट करना हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रिएट किया जा सकता है। आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल राइबोसोम प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपको प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, या इनमें से किसके पास राइबोसोम है। तो ये बायोलॉजी है, ये जी के फैक्ट्स हैं, आपको इसमें चीजें याद रखनी है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है सो है, अगर उसके पास राइबोसोम है सो है, नहीं है तो नहीं है बस। लेकिन आपको याद रखना है बायोलॉजी इज अबाउट हाउ मच यू कैन मेमोराइज, इट इज नॉट अबाउट कि हाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। अच्छा इसके पास ये होता है, इसके पास ये नहीं होता, अच्छा इसके पास क्योंकि होता है इसलिए ये कर सकता है, इसलिए ये नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग में दो प्रकार के कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो बाहर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने क्वेश्चन पेपर खुद बनाता है, अपना सिलेबस खुद डिजाइन करता है ना, उसकी मर्जी 4 सेमेस्टर ले, उसकी मर्जी 8 सेमेस्टर ले, उसकी मर्जी 2 सेमेस्टर ले, उसकी मर्जी प्रैक्टिकल ले, उसकी मर्जी प्रैक्टिकल ना ले, उसकी मर्जी छत पे बैठाए, उसकी मर्जी गार्डन में बैठा के पढ़ाए, सब कुछ उनकी मर्जी, कंट्रोल, पेपर भी उनके खुद के टीचर्स चेक करते हैं, दैट आर नोन एज ऑटोनॉमस। और एक होते हैं नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो कि डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट पर, कि गवर्नमेंट लाएगी क्वेश्चन पेपर, वो बच्चे क्वेश्चन पेपर देंगे, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सिलेबस, गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे, इस तरह से। और एक होते हैं सेमी ऑटोनॉमस, सेमी मतलब कुछ कुछ कामों के लिए वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, कुछ कुछ कामों के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। तो वैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है, ये कंप्लीटली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, कुछ कामों के लिए इसको अदर सेल ऑर्गेनल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट, वो उसके पास खुद से है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये है कि ये अपने जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं ये खुद सिंथेसाइज करते हैं। फंक्शन नंबर 3 पर अगर मैं आ जाऊं, देन फंक्शन नंबर 3 इज सबसे इंपॉर्टेंट, ये दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है, इन लोगों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए। अरे बाप रे, ये हमने क्या सुन लिया, एग्जैक्टली मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड, डीएनए थोड़ा बहुत अमाउंट में आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। बताओ,
मतलब जेनेटिक्स भी इनकी खुद की है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रोटीन्स एंड दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है, सॉरी हाँ डीएनए, तो इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस है। इन दो पॉइंट्स की वजह से, इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि उनके पास अपना खुद का डीएनए है। तो डीएनए का जो भी काम होता है या जिस भी काम के लिए उनको डीएनए चाहिए होता है, वो किसी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की छोटी सी प्रवचन वाली कहानी। अब इसमें मैं एक पॉइंट तुम लोगों के पास और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। हम लोगों ने सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो पढ़ा वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सभी लोग जानते हैं। दो लोगों के नाम बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक कॉलम की हेडिंग दे देते हैं हम लोग, ठीक है, और एक दूसरे कॉलम की हेडिंग दे देते हैं। पहला कॉलम की जो हेडिंग आपने दी है, एक मिनट, 3 कॉलम बना दिए। एक कॉलम की हेडिंग दी सेल ऑर्गेनल्स, जितने हमने आज तक पढ़े हैं। दूसरे कॉलम की हेडिंग दी मैंने बैक्टीरिया, ठीक है, और तीसरे कॉलम की मैं हेडिंग दे रही हूं आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के अंदर उनकी आरबीसी। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल। जो मैमल्स के आरबीसी होते हैं ना, मैमल्स के आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता, ठीक है। मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। किसके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है और किसके अंदर नहीं पाई जाती, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो आरबीसी होती है मैमल्स की, उनके अंदर नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता है, ठीक है, उनके अंदर भी ये पर्टिकुलर चीज नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था राइबोसोम्स, इसके बारे में भी पढ़ा था। राइबोसोम्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। खैर, ये हम पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं राइबोसोम्स को वापस से डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगी। इनकी मैमल्स की आरबीसी के अंदर भी राइबोसोम नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने तीसरा सेल ऑर्गेनल जो पढ़ा था, दैट वाज गोल्गी अपैरेटस, या फिर मैं कहूँ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के अंदर, सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर जो आपके गोल्गी बॉडीज नहीं होते। आरबीसी मैमल्स के अंदर में भी गोल्गी बॉडीज नहीं होते। फिर हम लोगों ने एक चौथा सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, दैट वाज लाइजोम्स, है ना, लाइजोम्स के बारे में हम लोगों की बातचीत हुई थी। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन क्या है, क्या बैक्टीरिया के अंदर लाइबोसोम्स होते हैं क्या, ठीक है, बताओ। अच्छा, तो ऐसे केस में बैक्टीरिया के अंदर में आपके लाइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। इसके बारे में बल्कि हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुक में भी नहीं इसके बारे में नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और डिस्कशन आज की हमारी क्लास का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बैक्टीरिया के अंदर में होता है, ठीक है। क्या आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर होता है क्या? नहीं, बैक्टीरिया और मैमल्स की आरबीसी दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी चीज बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। देखो, ऑलमोस्ट सब कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, सिवाय राइबोसोम्स को छोड़कर, ठीक है। तो एक पॉइंट और माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर याद रखना है कि किसके अंदर ये चीज होती है और किसके अंदर ये चीज नहीं होती। खैर, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन की बात करते हैं मैडम, अपीरियंस। अपीरियंस वाइज हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है? तो जैसे कि तुम्हें याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट अभी तक आपने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं
आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा, चाहे स्मूथ पढ़ा चाहे रफ पढ़ा, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं है, पढ़ा ना बस बात खत्म। उसके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने नेक्स्ट एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, राइबोसोम्स, है ना, पढ़े थे राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तीसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ा था गोल्गी एपैरेटस, उसके पास मेम्ब्रेन होती है। चौथा पढ़े थे लाइसोम्स, उसके पास मेम्ब्रेन होती है। अब आज पढ़ रहे हैं हम लोग पांचवा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो मेम्ब्रेन होती है। अभी तक आपने टोटल 5 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए आज की क्लास इंक्लूड करके, उसमें से सिर्फ राइबोसोम ही इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सबके पास होती है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? टोटल 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2। मैंने कल, याद करो, कल की क्लास में एक एग्जांपल दिया था चॉकलेट वाला, कि अगर कैडबरी खरीदोगे तो कैडबरी की पन्नी फाड़ोगे, वो एक मेम्ब्रेन, कैडबरी के पास एक गोल्डन या सिल्वर कलर की जो एक और पन्नी लगी हुई होती है अंदर से, वो उसकी दूसरी मेम्ब्रेन। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एल्पेनलीबे या 5 स्टार जैसी कोई चॉकलेट खरीदोगे, उसकी पन्नी फाड़ोगे तो उसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है अंदर से, और कोई दूसरी गोल्डन या सिल्वर कलर की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो किस सेल ऑर्गेनल के अंदर मेम्ब्रेन होती है और किस सेल ऑर्गेनल के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये याद रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे केस में माइटोकॉन्ड्रिया यस एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, बट उसके पास टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? 2 मेम्ब्रेन्स होती है। चलो अब मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक को हम कहते हैं, एक मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लोगों की जो एक मेम्ब्रेन है वो कहलाती है आप लोगों की आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन, बराबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक को आउटर मेम्ब्रेन, एक को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो देखो ये डायग्राम है, आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, रुको कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट, बाउंड्री दिख रही है, इस येलो बाउंड्री को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर देखो, उसके अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ आपको ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, आपको ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, आपको ये फोल्ड लाइक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी मेम्ब्रेन फोल्डेड है, इसे कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से टोटल 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है आउटर और एक को कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के पास बोलो क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं, दिख रहा है ना, फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है क्रिस्टिया, याद रखो किसी लड़की का नाम है। जब आपने गोल्गी अपैरेटस पढ़ा था, जब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उनमें भी फोल्ड्स होते थे और उनके फोल्ड्स का नाम होता था क्रिस्टेनिया। कई लोग उसको सिस्टर्निया कहते हैं, बराबर, सिस्टर्निया, सिस्टर्न ये भी कहते हैं, तो वो होता था सिस्टर्निया। और यहाँ पे भी फोल्ड्स हैं, बट यहाँ के फोल्ड्स को एक अलग नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया है? क्रिस्टिया। कल को हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू आ जाए, द फोल्ड्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज डैश। इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये कल को आपको एक क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करोगे? तो पता होना चाहिए क्रिस्टिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा फोल्ड्स और किसमें होते हैं? गोल्गी अपैरेटस में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, बट उनके फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टेनिया, सिस्टर्निया, ये भी कह लो सिस्टर्निया। तो आपको किसके फोल्ड को क्या कहना है, ये आपको रटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, चलो हो गई बात खत्म, बिल्कुल हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं इन फोल्ड्स पे फोकस करूं तो ध्यान से देखते, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपको इन फोल्ड्स पर देखना छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुछ दाने दिख रहे होंगे,
है ना। ये देखो छोटे 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 दाने दिख रहे हैं, ये छोटे 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 दाने दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको इन फोल्ड्स पर, राइट। ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं इन पर्टिकुलर फोल्ड्स पर। तो ये जो पर्टिकुलर फोल्ड्स पर जो छोटे 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 दाने होते हैं, दानों को इंग्लिश भाषा में ग्रैनुअल्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ग्रैनुअल्स कहते हैं। इन्हें कहा जाता है F1 पार्टिकल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल्स, या फिर इनका एक और नाम होता है ऑक्सीजोम्स। बट आप टेंशन मत लो, 9 CBSE की NCERT किताब में ये चीज नहीं दी हुई है, ठीक है। ये चीज आपको NCERT की किताब में नहीं है, तो इससे रिलेटेड कभी कोई चीज आपको पेपर में नहीं पूछी जाएगी। ये तो मैंने खैर एक जीके फैक्ट के तौर पर आपको बता दिया। आपकी NCERT में सिर्फ इतना दिया है कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, बस बात खत्म। इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते पहले ही बता चुकी हूं कि जो DNA और जो राइबोसोम्स होते हैं वो पहले से आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो देखो इसके पास राइबोसोम्स भी है और इसके पास क्या है? आप लोगों का DNA भी है। तो बस उतना टॉपिक हम लोगों को करना है और बातचीत खत्म करनी है। और हम लोगों की 9 CBSE की NCERT में और कोई डिटेल है नहीं जिसके डिटेल में हम घुसेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज हमारा एक और सेल ऑर्गेनल खत्म कर लिया है। कल हम लोग एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, दैट आर वैक्यूल्स। कल हम लोग जो एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे दैट आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, बल्कि अगर तुम NCERT को देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा बड़ा पैराग्राफ तो आपको वैक्यूल्स का दिखेगा, ठीक है। तो कल का हमारा एक 6th नंबर का सेल ऑर्गेनल हम कल पढ़ने जाएंगे, दैट विल बी वैक्यूल्स। उसके अलावा फिर हम लोग एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्लास्टिड्स। बट प्लास्टिड्स को मैं सबसे आखिरी में इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि जो प्लास्टिड्स होता है ये एनिमल बॉडी में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बॉडी के अंदर होता है, बस खत्म। फिर ये 2 सेल ऑर्गेनल पढ़ने के बाद आप लोगों का ये पर्टिकुलर सेल डिवीजन बोलो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पूरे सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो जाता है। फिर और कोई हम लोगों के सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है NCERT में सेल डिवीजन के बारे में, वो भी उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से उनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो हमको भी ऊपर ऊपर से उनकी डेफिनेशंस ही पढ़नी है। तो 3 दिन की क्लास में अभी हम लोग नेक्स्ट 3 डेज क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? हम लोग एक दिन पढ़ेंगे आप लोगों का वैक्यूल्स, एक दिन पढ़ेंगे आपके प्लास्टिड्स के बारे में, और एक दिन पढ़ने वाले हैं हम सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। वैसे ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में मुझे तुम्हें ये भी पढ़ाना चाहिए कि प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है, ये मुझे पढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। उसके अलावा एक टॉपिक होता है ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस पढ़ाना है। तो हार्डली 6 डेज, क्योंकि हम लोग तुम जानते हो कि बायोलॉजी की क्लास को ही पूरा दिन हम अपना समर्पित नहीं करते हैं, हम बहुत शॉर्ट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हैं। तो हार्डली 6 डेज आफ्टर 1 वीक हम लोगों का जो ये चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो जाएगा खत्म। हो सकता है पहले ही हो जाए, बट ये हो जाएगा खत्म। इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, दैट विल बी टिश्यूज, ठीक है। उस चैप्टर के बारे में फिर हम लोगों को पढ़ना है, जो कि अच्छा है, प्यारा है, छोटा है, नन्ना है, मुन्ना है, ठीक है। फिलहाल इस चीज को भी फिलहाल